नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार। आज मैं भारत का संविधान एक नया क्लास लेकर के आया हूँ, मौलिक अधिकार, जिसका पार्ट 3। 2 क्लास हो चुकी हैं इसकी, ये तीसरी क्लास है। पार्ट 3 जो कि संविधान के भाग 3 में वर्णित है, उसमें हमने 3 पार्टों को देख रखा है मौलिक अधिकारों के। अब ये चौथा पार्ट है। पहले समता का अधिकार देखा, स्वतंत्रता का अधिकार देखा, और तीसरा हमने देखा समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा था। अब चौथा पार्ट देख रहे हैं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो इसे हम जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आम लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके और सब लोग इसका लाभ उठा सकें। तो इसमें सबसे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हैं, ठीक। दूसरी चीज, धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। तीसरी चीज, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता होगी। आप उसे जिस तरीके से चाहें उस तरीके से माने, इस बात की आपको स्वतंत्रता मिलेगी, कोई उसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जैसे मान लीजिए अभी कोई प्रोग्राम होता है धर्म में, अपने धर्म से रिलेटेड कोई प्रोग्राम होता है, तो उसके कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता आपको दी जाएगी, ठीक। जैसे रामलीला हो रहा है तो उसका प्रबंध आप कर सकते हैं, उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जाएगी। ये नहीं है कि किसी का धर्म नहीं है तो वो उसके खिलाफ आग उगले या उसे रोक के, ये इस टाइप का नहीं किया जाएगा। कोई भी इसमें बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। अनुच्छेद 27 कहता है, किसी विशिष्ट धर्म की वृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपने देखा होगा, धार्मिक रूप से जो धर्म को मानते हैं, कोई प्रोग्राम कराना होता है तो रसीदें काटते हैं, ठीक। स्वेच्छा से आप उसमें दान करते हैं, रसीद कटवाते हैं। तो यदि मान लीजिए अब ना कटवाना चाहें तो आप पर कोई दबाव नहीं डालेगा कि नया रसीद कटवाई करो। ये कोई बात नहीं है कि नए आपको रसीद कटानी है, तो रसीद कटाने की कोई ज़रूरत ना है। आप कटाना चाहें तो कटाएं, ना कटाना चाहें तो ना कटाएं, इसके लिए आप परम स्वतंत्र हैं। फिर उसके बाद अनुच्छेद 28 है, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। जैसे कोई शिक्षण संस्थान है तो उसमें धार्मिक शिक्षा दी जाती है, ठीक, या धार्मिक उपासना होती है तो उसमें उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ये जरूरी नहीं है कि आप जो है उपासना हो रही है उसमें आप खड़े रह करके उपासना करें, ये किसी ने आपका विरोध नहीं करेगा कोई, ठीक। तो जरूरी ना है कि आप खड़े रहें और उपासना में पूर्ण रूप से भाग लें। आपकी इच्छा है तो आप खड़े रहिए, इच्छा नहीं है तो आप बिल्कुल मत खड़े होइए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। अच्छा, फिर कहता है, अब मौलिक अधिकारों का 5वां भाग है, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 कहता है, जैसे भाषा संबंधी, ठीक, उनके हितों का संरक्षण होगा, ठीक। धर्म संबंधी हितों का संरक्षण होगा। ये व्यवस्था अनुच्छेद 29 में बताई गई है, ठीक। साथ में अनुच्छेद 30 कहता है, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन
करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। अल्पसंख्यक वर्ग अपने हिसाब से अपनी शिक्षा संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं, इसमें उनकी भाषा हो, उनका प्रशासनिक, ये उनको विशेष अधिकार दिया गया है। ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 28 में ये बताया गया था कुछ संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता की बात कही गई थी। तो ये अनुच्छेद 28 ये भी कहता है कि कोई भी यदि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित स्कूल है, सरकारी स्कूल है, तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। बस जो ट्रस्ट के अधीन ट्रस्टी स्कूल हैं उनके अलावा बाकी किसी भी स्कूल में जो सरकार के अधीन है उन्हें धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए है। ठीक। और ये धर्म की स्वतंत्रता की बात ये सभी के लिए है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मौलिक अधिकार हमारे हैं ये देशी और विदेशी सबके लिए है। सब हमारे मौलिक अधिकारों को मान सकते हैं, सबको इन्हें मानने का अधिकार है। 15, 16, 19, 29 और 30, अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, 29 और 30 ये सिर्फ देशी लोगों के लिए है। बाकी सभी मौलिक अधिकार देशी और विदेशी सबके लिए है। 15, 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 ये सिर्फ और सिर्फ देशी लोगों के लिए हैं। ठीक। और बाकी सारे अनुच्छेद देशी और विदेशी सबके लिए हैं, यानी सारे मौलिक अधिकार देशी और विदेशी सबके लिए हैं। अच्छा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात आती है तो अनुच्छेद 32 से 35 तक में इनका उल्लेख किया गया है। संविधान के उपचारों के अधिकार को लेकर के भीमराव अंबेडकर साहब जो है बहुत उत्साहित थे। उन्होंने इस संविधान की आत्मा तक कह दिया, यानी बताया कि ये संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को उन्होंने संविधान की आत्मा बताया। अच्छा, अनुच्छेद 32 जो प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार रखता है, जो संविधान में किसी व्यक्ति के लिए जो अधिकार दिए गए हैं यदि कोई उनका उल्लंघन करता है तो उनको प्रवृत्त कराने के लिए अनुच्छेद 32 में उल्लेख किया गया है। और इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। 5 रिटें जारी करता है। ठीक। इन 5 रिटों के माध्यम से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय अपनी बात को रखवाने का प्रयास करता है कि कोई व्यक्ति उसकी बात को ना टाले। तो इसमें पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें ये होता है सशरीर उपस्थित होना। अब इसमें बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर उसे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट लाने ले जाने के समय को छोड़ करके प्रस्तुत करना होगा और उसे पकड़े जाने का कारण बताना होगा। ये व्यवस्था बंदी प्रत्यक्षीकरण में की गई है। फिर उसके बाद आता है दूसरा पॉइंट है परमादेश। ये परमादेश क्या है? इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं, मतलब इसमें न्यायालय का आदेश होता है। किसी प्राइवेट व्यक्ति या सरकारी सार्वजनिक व्यक्ति, हालांकि परमादेश जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल और न्यायिक पद पर कार्य करने वाले न्यायाधीश के ऊपर लागू नहीं होता, लेकिन जब प्रशासनिक कार्य कर रहा होता है तो परमादेश उस पर भी लागू होता है। ठीक। तो न्यायालय जो है उनके खिलाफ किसी भी सरकारी आदमी हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, सबके खिलाफ परमादेश जारी कर सकता है, आदेश जारी कर सकता है कि ये काम लीगल है, ऐसे करना है, वैसे करना है, इसके लिए आदेश जारी कर सकता है। अच्छा, तीसरा है प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ होता है मना करना। ठीक। किसको मना करना? असल में होता यह है किसी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी कनिष्ठ न्यायालय को, ठीक, जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है उसकी सुनवाई से रोकना होता है। ठीक। कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई गूंगा आदमी है, पागल आदमी है, ठीक, जिसको कुछ आता जाता ना है, बोल ना पाता है, कुछ ना कर पाता है, उसका मामला है और किसी सत्र न्यायालय ने उसे हायर किया है
ना अपने वहाँ मुकदमा चलवा रहा है, तो उच्च न्यायालय क्या करेगा, उसके खिलाफ प्रोसेस जारी करेगा, ठीक, और कहेगा कि आप जो है ऐसा ना करिए, ठीक, तो वो उसे ऐसा ना करने के लिए कहेगा। दूसरी चीज आता है उत्प्रेषण, पूर्ण रूप से सूचित करना है। जैसे मान लीजिए कोई मामला है उच्च न्यायालय में है या सत्र न्यायालय में है, ठीक, जो उसे सही से कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, उसमें कुछ पेचीदा मामला है या क्षेत्रीयता का मामला आ जाता है, उसमें कोई ऐसी विशेष परिस्थिति आती है, तो सूचित करके वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय से उसे अपने वहाँ मंगवा सकता है। फिर आता है अधिकार प्रेक्षा, अवैध रूप से पद ग्रहण करना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और किसी दूसरे व्यक्ति का पद मार के बैठ जाता है। पद मार के बैठने का अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है और पहले वो प्राइवेट था, बाद में सरकारी हुआ है, ठीक, तो उसमें प्रिंसिपल रिटायर हो गया और मान लीजिए जो वाइस प्रिंसिपल थे उन्होंने प्रिंसिपल का चार्ज लिया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद आयोग से प्रिंसिपल भेजा गया, तो उन्होंने पद देने से मना कर दिया। जब पद देने से मना कर दिया तो अवैध रूप से उन्होंने पद ग्रहण कर लिया, तो उसमें न्यायालय रेट जारी कर सकता है कि अवैध रूप से अपने पद ग्रहण किया है और उसे छोड़ दें और उनका चार्ज उन्हें दे दें। तो इस तरीके से ये 5 रिटें उच्चतम न्यायालय जारी करता है। ये बहुत अच्छी रिटें हैं और इनसे जो है सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को न्याय का जो है बहुत बड़ा संकेत मिल जाता है कि हमें इससे न्याय मिल सकता है, ठीक। तो यानी न्याय मिलने के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिटें जारी कर देता है। कौन कौन सी रिटें? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार प्रेक्षा है। इस तरीके से ये 5 रिटें जारी करने का अधिकार इन न्यायालयों को है। अच्छा, उसके बाद अनुच्छेद 33 कहता है संसद विधि बनाकर, ठीक, संसद कानून बनाएगी और सेना और पुलिस, जो पुलिस बल होते हैं, उनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे हमने आपको बताया है कि सेना और पुलिस को संगठन बनाने का अधिकार नहीं, ठीक, तो इनके मौलिक अधिकारों को भी प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 34 कहता है यदि कहीं पर भी सेना की कानून लागू है, मार्शल लॉ लागू है, मान लीजिए किसी स्थान पर मार्शल लॉ लागू है, तो वहाँ पर उच्चतम न्यायालय वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकता है। ये उच्चतम न्यायालय को अधिकार है, ठीक। अनुच्छेद 35 संविधान या संसद को मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाने को निर्देशित करती है। इस तरीके से हमारे पास 7 मौलिक अधिकार हैं, जिनमें से 6 को हमने पढ़ा। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा है, वो एक लीगल राइट और संवैधानिक राइट हो गया है, ठीक। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने 6 मौलिक अधिकार पढ़ लिए। ओके, अब अगला हमारा टॉपिक संविधान का भाग 4 होगा, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का अगला क्लास आपके समक्ष हम जल्द ही रख देंगे। अगला वीडियो हम जल्द ही डाउनलोड कर देंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।